उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन खबरों से पहले रुद्रप्रयाग ले चलते हैं आप सभी को, जहां पर कि पुष्कर सिंह धामी लाइव संबोधन कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। डिप्टी एसपी प्रेमलाल टंटा जी, मंडल अध्यक्ष अमित मैखंडी जी, मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रघुवीर लाल जी, शिवलाल जी, मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा अनिल कोठियाल जी, मंडल अध्यक्ष जसपाल लाल जी, मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा श्री धनानंद जी, उमा रानी आर्य जी, दीना बरमवाल जी, सुषमा देवी जी, अमित भखंडी जी एवं मंच पर आसीन हमारे भाई जगेश नौटियाल जी, दिनेश भगवाड़ी जी, अनेक ऐसे नाम हैं। कुलदीप जी का तो बोलिए। सभी उपस्थित मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरी सभी माताएं बहनें, मेरी मातृशक्ति, उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे युवा साथी, सभी पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, विशेषकर जो वाद्य यंत्र ढोल दमाओं के वादक भाइयों, मैं आप सबने मेरा ढोल दमाओं बजाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। और निश्चित रूप से आज इस सम्मेलन में जो कोने कोने से मातृशक्ति आई है, उस मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और इस अवसर पर मैं इस क्षेत्र की पूर्व विधायक शैला रानी दीदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उन्होंने अंतिम सांस तक इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया, लगातार वो चिंता करती थी। भले ही अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके मन में सपने थे, जो उनकी कल्पना थी, आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम उन सपनों को धरातल पर उतारेंगे, उन सपनों को हम पूरा करेंगे। और इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबका स्नेह चाहिए। तो निश्चित रूप से हम उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए मैं आज आप सबके बीच में इस केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन आशा नौटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। आप सभी जानते हैं पिछले लंबे समय से, लगभग 3 दशक से भी अधिक समय से आप सबके बीच में रहकर केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से लगातार काम करती रही है। आज उन्हें भी आपके समर्थन की आवश्यकता है। मैं देख रहा था जब वो भाषण करने आई थी तो इतनी भावुक हो रही थी कि आप सबसे अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। आप समझ सकते हैं, लगातार क्षेत्र में काम करने के बाद आज उनकी भी एक परीक्षा हो रही है, और इस परीक्षा में वो अकेले नहीं है, ये आप सब लोगों को समर्थन देना है, आप सब लोगों को आशीर्वाद देना है। भाइयों बहनों, पहले की सरकारें केवल दिखाने के लिए हमारे अनुसूचित समाज की बात करती थी, शिल्पकार समाज की बात करती थी, लेकिन काम कुछ नहीं करती थी। अगर किसी ने काम किया है धरातल पर, किसी ने उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए किसी ने काम किया है, तो 2014 के बाद चाहे अनुसूचित समाज हो, चाहे अनुसूचित जनजाति समाज हो, चाहे वो हमारा शिल्पकार समाज हो, उस समाज को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, उन्होंने समर्पित भाव से काम किया है। आज चाहे कोई क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो आज अनुसूचित वर्ग हो या जनजाति समाज हो, उनके विशेष हितों को ध्यान में रखकर आज अनेक योजनाएं देश और प्रदेश के अंदर बनाई जा रही है। पहली बार 26 नवंबर 1949 को जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने
देश को संविधान सौंपा था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस संविधान दिवस को मनाने की प्रथा को प्रारंभ किया है। संविधान को संविधान पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन को बाबा साहब से जुड़े हुए अनेक स्थल, कुछ महत्वपूर्ण स्थल जिनको भव्य पंच तीर्थ का निर्माण अगर किसी ने करवाया, किसी ने देश की आजादी के बाद इस दिशा में सोचा, तो काम भी किसी ने नहीं किया, केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे 80 वर्ग के उत्थान के लिए आम बजट में बढ़ोतरी करनी हो, या जो अनुसूचित वर्ग के उत्पीड़न के लिए कानून बना था उसको संशोधित करके और सख्त बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आदरणीय मोदी जी ने अनेक ऐसे काम किए हैं जिससे हमारे अनुसूचित और जनजाति के समाज के लोगों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से उनकी स्थिति हर दृष्टि से मजबूत हुई है। हर दृष्टि से उनको आगे आने का मौका मिला है। अगर मैं इसकी बात करूं, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, तो आप सबके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या देश की आजादी के बाद कभी किसी ने सोचा कि अनुसूचित वर्ग में पैदा हुए किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर होना चाहिए? किसी ने नहीं सोचा भाइयों बहनों। 60 सालों तक देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। 60 सालों में नहीं सोचा गया। अगर किसी ने पहली बार सोचा तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि रामनाथ कोविंद जी जो एक सामान्य अनुसूचित वर्ग में पैदा हुए, एक परिवार में पैदा हुए व्यक्ति को देश की सर्वोच्च पद पर बैठने का अवसर प्रदान हुआ, दायित्व में आने का अवसर। को रुद्रप्रयाग से सुन रहे थे, जहां पर कि वो केदारनाथ की जो विधानसभा सीट है वहां पर उपचुनाव होने हैं, उसके लिए चुनाव प्रचार के लिए रुद्रप्रयाग पहुंचे थे और तमाम लोगों से समर्थन का आह्वान कहीं न कहीं कर रहे थे। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर इगास भगवाल के शुभ अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लखनऊ स्थित आवास पर मुलाकात की और उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकपर्व इगास भगवाल की शुभकामनाएं और बधाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं पर भेंट के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड की एपड़ कला से बनी शॉल योगी आदित्यनाथ को भेंट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर उत्तराखंड के पौड़ी जिले स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर के बारे में जानकारी ली। इसके बाद ऋतु खंडूरी भूषण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोटद्वार में चल रहे विकास कार्यों से अवगत करवाया, साथ ही उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में भविष्य के विकास योजनाओं की भी जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच में यह वार्ता उत्तराखंड विशेष तौर पर कोटद्वार और उत्तर प्रदेश के बीच में समन्वय बढ़ाने और आपसी सहयोग के उद्देश्य से हुई थी। उत्तराखंड में इगास का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इगास पर्व मनाने की कई लोक कथाएं हैं, लेकिन मुख्यतः है कि जब भगवान श्री राम जो है वो 14 वर्ष के बाद लंका विजय कर अयोध्या पहुंचे तो लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया और उसे दीपावली के त्योहार के रूप में मनाया। कहा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसकी जानकारी 11 दिन के बाद मिली, इसलिए यहाँ पर दीपावली के 11 दिन के बाद इगास पर्व मनाया जाता है। उत्तराखंड संस्कृति और कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्कृति विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश में अपनी भाषा और पारंपरिक वेशभूषा की टीमें लोगों के बीच में गई हुई हैं और धूमधाम से इगास पर्व को मनाएंगी ताकि लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। देखिए, स्थानीय भाषा जो हमारी है, पहाड़ी भाषा है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, ये भाषाओं को जो यूनेस्को के द्वारा भी जो विलुप्ति की कगार में जो आ गई है, युवा जो है उसको बोलने में बहुत ही संकोच करता है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कई बार अपने भाषणों में गढ़वाली बोली भाषा और जो उनके जो पहनावा होता है उसको बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे विभाग के द्वारा कई कार्यशालाएं जो स्थान स्थान पर जगह जगह लगाई जा रही हैं कि ताकि युवा जो है वो गढ़वाली बोले और हमारी जो पुरानी जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार के लिए हमारे जो पहनावा है उसको लेकर हम भी संस्कृति विभाग के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से हम उसको आयोजन करने जा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड उपभोक्ताओं के लिए लगातार सकारात्मक कदम उठा रहा है। विभाग की ओर से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को लगातार बड़ी राहत दी जा रही है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव ने बताया कि उपभोक्ताओं को पिछले 5 महीनों में
324 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि ऊर्जा निगम के नवंबर महीने के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है उसका निर्धारण भी किया जा चुका है। नवंबर महीने में बिजली की दरों में औसत यहाँ पर अगर बात की जाए तो 80 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी आई है। ऊर्जा निगम 5 महीने से बिजली उपभोक्ताओं को 324 करोड़ रुपए तक लौटा चुका है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विद्युत नियामक जो आयोग है उसने वर्ष 2024-25 की औसत बिजली खरीद लागत 5.03 रुपए प्रति यूनिट मंजूर की है। इस तय लागत से अधिक खरीद होने पर उपभोक्ताओं से प्रति महीना अधिक वसूली होती है। तय लागत से कम पर खरीद होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को पैसा लौटाया जाता है। आज की संगोष्ठी का केवल एक लगा कि विभाग कल कहाँ था, आज कहाँ है और कल कहाँ जाएगा। विभाग की कल क्या थी, आज क्या स्थिति है, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, इस पर हम लोग विचार रखने के लिए आज बैठे थे। और उसकी छूट आप लगातार दे रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ? और आगे का केदारनाथ में भी आप लोग कुछ नया प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान करें वो बता दीजिए। पिछले 5 महीने से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 5 महीनों में लगातार हमारे पावर परचेज या हमारी डिपार्टमेंट की जो भी कमर्शियल इन लोगों ने जो अपने वार साइकिल के माध्यम से जो बिजली परचेज किया है, अच्छी बिजली परचेज किया है, जिसकी वजह से 324 करोड़ रुपए हम लोग बचा पाए। हर महीने में जितना जितना पैसा बचता था उस पैसे को हम लोगों ने इसी महीने में कैलकुलेट करके करीब। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर नई सियासत शुरू हो चुकी है। 20 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है और ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनाव के प्रचार प्रसार को तेज करने के साथ साथ रूठे हुए को मनाने का भी सिलसिला शुरू किया है, क्योंकि उपचुनाव में यही नाराज नेता पूरा चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस भी ऐसे भाजपा के नाराज नेताओं पर डोरी डाल रही है और उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है ताकि वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सके। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पुराना तिहार निकालकर डिनर पॉलिटिक्स के माध्यम से ऐसे नेताओं को साधना शुरू किया। हम बात कर रहे हैं भाजपा के नाराज चल रही दिवंगत विधायक शैला रानी की बेटी ऐश्वर्या रावत की, जिनके घर पर इन दिनों चुनाव में आ रहा हर नेता जो है वो हाजिरी देने में जुट चुका है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे और इस दौरान बेटी ऐश्वर्या रावत से लंबे समय तक बातचीत की गई। इसके बाद दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और विधायक आशा नौटियाल और रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी भी ऐश्वर्या रावत से मिलने पहुंचे और डिनर के बहाने चुनावी जाग गाने लगे। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अंतर कलह चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक होगी और कांग्रेस को चुनाव जीतने में मदद हासिल होगी। कांग्रेस को भरोसा है कि कांग्रेस जिन मुद्दों के साथ चल रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नाराज नेता भी कांग्रेस का साथ जरूर देंगे। ऐश्वर्या जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और वो एक जहर कार्यक्रम आशा जी उनके अचानक हमारे भरत चौधरी मांगे। अब हरीश रावत जी को शैला जी की मृत्यु जो है इसके दिन बाद संवेदना याद आ रही है चुनाव के समय, तो मैं कुछ न कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, संवेदना देने का भी समय होता है, लेकिन चुनाव के समय अगर वो उनके घर पर जाकर संवेदना को उन्होंने व्यक्त किया वो भी स्वागत योग्य है। एक तरफा मुकाबला है, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट आप देखिए तो सही, जिस तरह से आईटी सेल उनका दुष्प्रचार कर रहा है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर लगाया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ पुराने सारे गड़े मुर्दे उन्होंने उखाड़ दिए तुष्टीकरण करने के लिए। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अपने फेसबुक अकाउंट से फोटो वायरल करनी पड़ रही है आशा नौटियाल और शैला रानी रावत जी की पुत्री ऐश्वर्या रावत जी के साथ में भोजन करने की। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए वहाँ साफ दिखाई पड़ रहा है। राज्य स्थापना दिवस के दिन वादा किया गया था यूसीसी की सौगात उत्तराखंड को मिलेगी उसके रजत समारोह में, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी बैकफुट में दिखाई पड़ी है। तो हमारे प्रत्याशी का, कांग्रेस के प्रत्याशी का और 9 नवंबर को राज्य में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू न होने को लेकर सियासी घमासान देखा जा रहा है। कांग्रेस यहाँ पर यूसीसी लागू होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है और इसी बीच
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। नियमावली बनने के बाद हम इसे लागू कर देंगे। इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद को यूसीसी के नियमावली अपडेट का कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि नियमावली समिति ने करीब 15 दिन पहले नियमावली का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि ठोस यूसीसी लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है। यूसीसी के लिए नियमावली बन रही है, नियमावली बनने के साथ ही उसको हम लागू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वही अगर कह रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं लागू हो रहा है, ये हमारे अच्छी बात है। यही तो बात है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। 2.5 साल से डुगडुगी पीट रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लेकर। और तो और मुख्यमंत्री जी लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में प्रांत दर प्रांत घूम कर आ गए, झूठा प्रचार अपना करा कर आ गए कि यूसीसी लाने वाले पहले राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। लेकिन यूसीसी है कहाँ? हमसे कहा गया था राज्य स्थापना दिवस के दिन यूसीसी को लॉन्च किया जाएगा, जनता को सौगात के रूप में दिया जाएगा, लेकिन बैकफुट पर चले गए। इसलिए क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव है और पहले दिन से जनता में कोई, उत्तराखंड की जनता में कोई अंडर करंट यूसीसी का है नहीं। जनता को अपनी थाली के भोजन से मतलब होगा, अपने मवेशियों से मतलब होगा, अपने खेत खलिहानों को शिकार करने वाले जंगली जानवरों से मतलब होगा, सड़क शिक्षा रोजगार से मतलब होगा कि आपके फूक जहाज, लेन जहाज और लव जहाज धर्मांतरण कानून से आपके ये शिगुफों से मतलब होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ हार रही है केदारनाथ उपचुनाव, उसका मार्जिन डबल ना हो जाए इस करके इस बार भी यूसीसी राज्य स्थापना दिवस के साथ के दिन ना लाना साफ बताता है कि भेड़िया आया की कहावत को। विभिन्न मांगों को लेकर उपनल कर्मचारियों ने जो सचिवालय कूच किया था उसका असर दिखने लगा है। उपनल कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठा लिया जाएगा। साथ ही शासन के अधिकारियों ने वार्ता के दौरान आचार संहिता लगे होने के चलते निर्णय लेने पर भी असमर्थता जाहिर की है। शासन के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता और मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद उपनल कर्मचारियों ने भी अपनी हड़ताल को स्थगित करने का काम किया। उपनल कर्मचारियों को कांग्रेस ने भी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि राज्य सरकार हमेशा ही कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करती आई है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि सरकार ने आसपास जुमले की तरह जो है वो बातें कही हैं, जो कि सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वो आश्वासन कभी पूरे नहीं होते। सरकार शायद किसी राज्य में देखने को नहीं मिलेगी जो न्याय प्रणाली पर जिसका विश्वास ही नहीं है। हाईकोर्ट से उपनल कर्मी जो है अपना केस जीत गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यथावत रखा जाए हाईकोर्ट का निर्देश, और चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मियों को नियमित करने की बात दोनों ने कही है। पर सरकार जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रही है। इसका मतलब अपने पक्ष में नतीजे आने के बाद भी उपनल कर्मियों की झोली खाली की खाली रह गई। ये प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार जितने वादे करती है उतने ही ज्यादा ये धोखेबाज निकलते हैं। तो कहीं न कहीं अब देश की, प्रदेश की जनता को इनकी असली सूरत, इनका चाल चरित्र, चेहरा अब समझ जाना चाहिए कि केवल हवाई जुमले देने का काम भारतीय जनता पार्टी का होता है, जब सही में, असल में समाज के लिए या कर्मचारियों के लिए। पौड़ी जिला में उज्जैनी गांव के ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन योजना की कार्य गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जल संस्थान उनके गांव में जल जीवन मिशन योजना के दूसरे चरण का कार्य पूरा होने का दावा कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके गांव के ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में योजना से पानी नसीब नहीं हो रहा, जबकि कई दिन छोड़कर ही ग्रामीणों को पानी नसीब हो पा रहा है और इसकी वजह से ग्रामीणों की दिक्कत बढ़ती जा रही है। योजना का लाभ न मिलने से ग्रामीणों में अब विभाग के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। जहां पर ग्राम प्रधान ने बताया कि कार्य गुणवत्ता में बढ़ती गई लापरवाही के कारण ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं पर डीएम पौड़ी ने भी बताया है कि जल जीवन मिशन योजना में आ रही खामियों को जल्द पूरा किया जाएगा ताकि लोगों की दिक्कत कम हो पाए। हम उजाड़े के निवासी है, पानी की परेशानी है, मतलब पानी का काम हुआ है पर 2-3 दिन तो बिल्कुल पानी आया ही नहीं। अभी गर्मी में क्या हालत होएगा, तो इसलिए आए हम लोग। आ रहा, कभी आता है कभी नहीं आता, कभी बिल्कुल नहीं आता है। अभी पानी की फिटिंग किया लोगों ने तो कैसा किया, ये ना लाए, ऐसा होना चाहिए ना फिटिंग ऐसे में, तो ऐसे नीचे किया है
तो जब पानी इधर आएगा तो हमारे आगे कैसे जाएगा पानी? देखिए, ग्राम पंचायत उजाड़ी में जो जल जीवन मिशन का दूसरे चरण का जो कार्य हुआ था, तो इसमें जो संबंधित ठेकेदार थे उनके द्वारा जो जितना भी काम किया गया, एक तो गुणवत्ता के साथ नहीं दिया है। दूसरी चीज जो जो जिस रूप से गांव वालों की जो उम्मीदें थी कि नई जल जीवन मिशन से जो है गांव का जो पानी है वो सभी लोगों को, जैसा कि उसका एक थीम थी हर घर जल हर घर नल, लेकिन हर घर जल तो लगभग है, लेकिन हर घर नल तो है, लेकिन उसमें जल पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है। संबंधी जो ठेकेदार थे उन्होंने लीपापोती करके जैसे तैसे करके काम को जो है पूरा कर दिया है, लेकिन और सबसे बड़ी आप देखिए दिक्कत, सबसे बड़ी विडम्बना देखिए कि विभाग ने भी जो है ठेकेदार को एक क्लीन चिट दे दी है कि ग्राम पंचायत उजाड़ी में जो है जल जीवन मिशन का काम जो है पूरा हो चुका है। मैं ग्राम प्रधान सुदर्शन नेगी, जब तक मेरे को बिल्कुल कहीं दूर तक इस बात का नहीं जानकारी है कि विभाग ने किस बेस पे जो है संबंधित ठेकेदार को या अन्य डीएम साहब को भी उन्होंने लिख के दे दिया है कि जल जीवन मिशन का काम उजाड़ी में पूर्ण हो चुका है। और जिसके आज हम इसी माध्यम से अधिशासी अभियंता जल संस्थान पौड़ी को भी लिखे भी मुलाकात की, लेकिन वो अभी मिल नहीं पाए, और उसके पश्चात हमारी जो माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी हमारी मुलाकात की, और उसमें जो जो भी कमियां उसमें हैं उसके संबंधित सारे जगहों के फोटोग्राफ उसमें हमने संलग्न कर रखे हैं, और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ जी, टेक्निकल इश्यूज हैं, इनको देखने के लिए मेरे द्वारा सीडीओ और हमारे दोनों एसपी साहिबान की टीम है और उसकी एक जांच कमेटी बनाई गई है कि जहाँ अगर कहीं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स या कहीं पे कुछ और। जिला टिहरी के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्यालय में धूमधाम के साथ 11 बग्वाल मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्वयं सेवक और स्थानीय लोग जुटे और ढोल बजाकर खूब थिरकते नजर आए। वहीं पर सेवा भारती के विद्यार्थियों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, साथ ही साथ स्थानीय देव डोली का रंगारंग कार्यक्रम भी देखने को मिला। यमुना घाटी में पुलिस परिवार का मित्रता वाले चेहरे की अलग ही मिसाल देखने को मिली है, जहां पर कुछ दिनों पूर्व नौगांव स्थित सोली बिल्ला के पास भंकोली के बाइक सवार एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जबकि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे। हादसे के बाद घर परिवार को मानो बड़ा पहाड़ उन पर टूट पड़ा था। गरीब घर में मुखिया की मौत और 2 बच्चे अस्पताल में इलाज की राह देखते एक गरीब महिला के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी बन चुकी है। पीड़ित परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए यमुना घाटी पुलिस परिवार जौनपुर और साथ ही साथ जौनसार से जुड़े पुलिस के सिपाहियों ने आगे आकर हाथ बढ़ाया और चंदा इकट्ठा कर जो गरीब परिवार है उसको कम से कम यहाँ पर 87,200 का चेक आर्थिक मदद के रूप में दिया गया। इसके साथ ही पुलिस परिवार का अभी भी आर्थिक मदद का जो सहयोग है वो लगातार जारी है। की ओर बढ़ते हैं, जहां पर उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने जब से जिले में अपनी कमान संभाली है तब से उन्होंने उधम सिंह नगर जिले के समस्त इलाकों की स्वयं मॉनिटरिंग करना शुरू की है। यहाँ पर बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किसी भी क्षेत्र में बिना सूचना दिए रात को 2-2 बजे किसी भी क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं और इसी क्रम में उन्होंने दूर दराज के फरियादियों के लिए एक नई पहल शुरू की। उन्होंने काशीपुर में प्रत्येक मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए यहाँ बैठने का मन बनाया। दर्जनों ग्रामीणों और नगर क्षेत्र के फरियादियों ने एसएसपी के सामने अपनी फरियाद रखी। एसएसपी ने पीड़ितों की फरियाद सुनकर बहुत से फरियादियों का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश यहाँ पर कर्मचारियों को दिए गए हैं। बाकी फरियादों की फरियाद जांच कर निस्तारण करने के आगे आदेश दिए गए। इस कार्य का क्षेत्र से जो जनता है उनकी माली की प्रशंसा कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।